तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सभी 5 प्रश्न को हल करने वाले हैं। आप चाहे कितना भी क्यों कमज़ोर स्टूडेंट क्यों ना हो, मैं यह आपको गारंटी देता हूं कि आपको सभी 5 सवाल समझ में आएंगे और आपका एग्जाम में एक भी गलत नहीं होगा, चाहे आप कितने भी कमज़ोर स्टूडेंट क्यों ना हो। एक छोटी सी शायरी है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात में रोया नहीं करते। इसलिए बच्चों, अपने हालात में नहीं, कैसे भी हालात में से आप क्यों ना गुजर रहे हो, आप चाहो तो अपने घर से ही पढ़ाई कर सकते हो, अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। आपको ऑनलाइन अच्छे टीचर मिल रहे हैं तो आप पढ़ाई करो। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी चाहे तो एक तेज स्टूडेंट, मेधावी स्टूडेंट बन सकता है। तो यह जो आपका प्रश्नावली 1.1 है, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कोई बहुत हाई फाई चीज़ नहीं है। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम लोग समझते हैं। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, आपने बचपन से ही जो भाग पढ़ा है, भाग करते हैं, डिवीजन करते हैं, वही बस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। कैसे, देखिए, हम लोग डेफिनेशन बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सच में है क्या। तो आपको अगर कहा जाए कि आप 3 से डिवाइड कीजिए, कितना में, मान गए 17 में, 17 में 3 से भाग करना है आपको 17 में। कैसे करते हैं, 3 × 5 = 15, यही होगा। कितना शेष आया, 2 आया। अच्छा ये बताइए 17 को क्या बोलते हैं? 17 को बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। यहाँ पे 3 क्या है? भाजक है। क्या है? भाजक है। और 5 क्या है? भागफल है। भागफल, आपको भागफल निकालने के लिए ही तो बोला जाता है अगर भाग किया आया तो। और यह 2 क्या है? शेषफल है। शेषफल है। तो यह बताओ, क्या आप पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में भाग करते थे तो आपको यह नहीं पता है कि 5 को 3 से गुना किया जाए और उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो 17 प्राप्त हो जाता है। कैसे, देखो यहाँ पे 5 है भागफल, 5 को 3 के साथ गुना कर दो, या 3 को यहाँ पे, या 3 को ही 5 के साथ गुना कर दो। 3 को 5 के साथ गुना करते हैं और उसमें 2 जोड़ते हैं। देखो कितना आ रहा है, 5 × 15 और 2 कितना हुआ? 17। 17 यही तो भाज्य है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शेषफल यह कितने के बराबर होता है? यह भाज्य के बराबर होता है। यही भाज्य में 17 आया है, यानी कि भाज्य बराबर लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। बस यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जो यह आया भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। देखो कैसे, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए 2 ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होता है कि a बराबर bq प्लस r। यहाँ पे a क्या है, गौर से ध्यान से समझिएगा आप। यहाँ पे a क्या है? a यहाँ पे भाज्य है। एक किसके बराबर है? भाजक को यहाँ पे b माना गया है, भागफल को q, कोसेंट इंग्लिश में बोला जाता है, कोसेंट q माना गया है, और शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, इसी को r माना गया है। तो a बराबर bq प्लस r, a बराबर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a बराबर bq प्लस r। a बराबर क्या लिखा हुआ है? bq, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। बस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपको जो भाग, जो सिंपल भाग होते थे, उससे जो आप भाग को चेक करना जानते थे, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, a बराबर bq प्लस r। अच्छा, आपको यह नहीं पता है क्या कि यहाँ पे 2 पे ही क्यों छोड़ दिया हमने? क्योंकि 2 3 से कम आ गया। यानी कि शेषफल क्या होता है? शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा होता है, क्योंकि इसमें भाग लगेगा ही नहीं अब 3 से। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है 0 से। तब शेषफल आपका 0 आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन भाजक से छोटा ही आएगा। भाजक में बराबर नहीं, यहाँ 3 नहीं आ सकता। शेषफल 3 आ जाता तो 3 कम 3 हो जाता। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? 0 से बड़ा या बराबर, r और b से छोटा। बस यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए 2 ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होता है कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r और b से छोटा। तो आप समझ गए क्या है a बराबर bq प्लस r? a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। लोग सवाल करते हैं, डायरेक्ट हम लोग सवाल पे चलते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वह है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए।
मैंने तो यहाँ यूक्लिड विभाजन पर में क्या पढ़ाया, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से किसी सवाल को हल किया जाता है, बार बार उसका यूज किया जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इस पर ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो मैंने बताया a बराबर BQ प्लस R, इसको आपको याद रखना है, 0 से बड़ा या बराबर R और B से छोटा। तो यहाँ पे जो सवाल है, निम्नलिखित में से HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे कितना कितना का HCF निकालना है आपको, 135 और 225। बस इसी सवाल को हम लोग करते हैं। 135 और 225 का हमको क्या निकालना है, HCF। तो यह बताइए किसके माध्यम से, मदद से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से। अगर यह बताइए इसमें 225 बड़ा है या 135, 225 बड़ा है 135 से, तो आप महत्तम समापवर्तक तो निकालना जानते होंगे भाग विधि से। कैसे निकालते थे हम लोग, 135 से नहीं जानते तो आप सीखिए। यहाँ पे 135 से भाग करते हैं 225 में, बड़े वाले में छोटे वाले से भाग करते हैं, देखते हैं कितना पूरा भाग करते हैं तो कितना, एक बार में हो जाएगा 135 होगा। यहाँ पे घटाइए कितना होगा, 0 हो गया, 12 में से 3 गया कितना हो गया, 9 होगा, और यहाँ पे 1 में से गया 0, 90 आया। 90 अब क्या करते हैं, फिर जो ये 90 आया HCF, यह तो शेषफल आ गया। शेषफल 135 से छोटा है, शेषफल आ गया, लेकिन यह तो भाग हो गया। 225 में अगर आपसे 135 से भाग करें इतना हो गया। लेकिन अगर हमको HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, HCF निकालना है, तो क्या करते हैं, फिर इस 90 से 135, इस 90 से कितना भाग करते हैं, 135 में भाग करते हैं। यह जो भाजक है इस भाजक में भाग करते हैं, 135 में भाग करते हैं। कितना बार में जाएगा, एक बार में 90। कितना आया शेषफल, 5 आया, और 13 में से 9 गया कितना, 4 आया। अब फिर क्या करते हैं, अब जो यह 45 आया, इस 45 से इस 90 में फिर से भाग करते हैं। जो यहाँ पे भागफल है, भाजक है, भाजक से ही, भाजक में ही भाग करते हैं कितना से, 45 से, तो 45 दूना 90। इसी तरह आप HCF निकालते होइएगा बचपन से ही। तो यहाँ पे HCF क्या हो गया, HCF आया हमारा, HCF कितना है, 45 यानी कि 45 है। जब शेषफल 0 आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाता है। HCF हमारा आ जाता है, जो लास्ट वाला जो भाजक होता है वही HCF होता है। यानी कि यहाँ पे 45, HCF कितना है, 45 है। आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको जो बोला गया है, आपको इसी तरह करना है, लेकिन उसका लिखने का तरीका अलग है। हम लोगों ने क्या पढ़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड लिख लेते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R और B से भाजक से छोटा R, यही है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बस इसी चीज़ को बार बार आपका यूज करना है। देखिए यहाँ पे a क्या था, यहाँ पे a हमने 225 लिया है, 225 क्यों, क्योंकि बड़ा 225 ही बड़ा था। b की जगह पर हमने कितना से भाग किया है, भाजक क्या है हमारा 135 है, और q कितना आया है, भागफल हमारा आया है 1 आया है, और शेषफल यहाँ पहली बार शेषफल कितना आया है, 90 आया है। अभी तो हमारा HCF निकला नहीं। इसके बाद मैंने क्या किया है, फिर 135 में भाग दिया है हमने कितना से, गौर से आप लोग समझते रहिएगा, बहुत ही आसान है, आप लोग एक बार में समझ सकते हैं। 90 से भाग किया है तो भागफल कितना आया, 1 आया, और शेषफल कितना आया, 45 आया। फिर उसके बाद कितना में भाग किया, 90 में भाग किया, कितना से 45 से भाग किया, कितने बार में कटा है पूरा, 2, और शेषफल कितना आया, 0। जब शेषफल आपका 0 आ जाए, इस तरह भाग करते बार बार भाग करने से जब शेषफल आपका 0 आ जाए, देखिए यहाँ पे शेषफल 45 आया, यहाँ पे 90 आया, तभी तो हमको भाग फिर से करना पड़ा है। जब शेषफल आपका 0 आया तो समझिए कि आपका HCF आ गया है। HCF क्या है, जो अंतिम वाला जो भाजक आता है वही HCF है, यही तो HCF है हमारा। तो यहाँ पे HCF क्या है, यहाँ पे HCF है 45, HCF कितना आ गया, HCF आया 45। यही आपका आंसर है। समझ गए क्या किया मैंने, पहले तो आपको सिंपल भाग कर लेना है इस तरह रफ में, और उसके बाद उसको इस तरह से सजा के लिख देना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R इस तरह, और इसमें कोई बुक में आपको इस तरह भी लिखा गया, चरण 1, चरण 2, इस तरह भी लिख सकते हैं। दूसरा बार हमने क्या किया, पहला चरण में तो मैंने 225 में भाग किया 135 से, फिर दूसरा चरण में हमने क्या किया है, 135 में 90 से भाग किया है, और चरण 3 में मैंने क्या किया है,
चरण 3 में हमने किया है कि 90 में 45 से भाग किया है, तो हमारा अंत में HCF निकल के आ गया। HCF कितना आया 45। तो इसी में हमारा दूसरा जो सवाल है वह है कि 196 और 38,220 में इसमें इस दोनों का HCF निकालना है। तो इसको निकालते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा कौन सा है 38,220, यही बड़ा है 196 से बड़ा है। तो अब 196 से इसमें भाग करेंगे, सिंपल तरीका है। 196 से हमें भाग करना है कितना में 38220, इसमें भाग करना है। तो भाग करेंगे तो कितना 196 से इसमें 2 बार में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 19 दूना 38 हो जाएगा, एक ही बार भाग लगेगा। एक बार भाग लगाते हैं 196, 6 दूनी 12, 6 आया, यहाँ पे 7 में से 9 गया, कितना गया 17, 9 8 हुआ, यहाँ पे बचा कितना 2 में से गया 186। तो 186, अब यहाँ से ऊपर से एक और अंक उतार लेते हैं, 2 उतार लेते हैं। अब बताइए कितने बार में भाग जाएगा, लगभग या 200 के करीब है या 1800 के करीब है। तो 2 9 बार में इसमें भाग लगाते हैं। देखिए अभी कंप्लीट इसी में भाग लगाना है, 3 8 2 और 0 इसी में भाग लगाना है हमसे 196 से। अभी पूरा भाग अभी शेषफल आया नहीं है, अभी शेषफल लाना है इसका। तो देखिए यहाँ पे भाग करते हैं तो 9 बार में 9 छक 54 का 4, हाथ में आया 5, 9 9 81, अब 5 81 5 86 के 6, हाथ में 8, 9 1 9, 8 8 2 16 1 17, इतना आया। घटाते हैं 12 में से 8 गया, 4 गया, कितना हो गया 8 हो गया, 8 4 12। यहाँ पे बचा 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 गया 9 हुआ, और यहाँ पे 7 में से 7 गया 0, और 1 में से 1 गया 0, 98। अभी पूरा भाग नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे 0 उतरेगा। अब बताइए यहाँ पे कितने बार में भाग जाएगा, लगभग ही 200 है, लगभग ही 1000 के करीब है। तो यहाँ पे हो गया 2 पचे 5 बार में हम करके देखते हैं, 6 पचे 30 के 0, 9 पचे 45, 3 48 का 8, हाथ में 4, 5 1 5 4 9। यह बताइए कितना आ गया शेषफल, शेषफल तो 0 आ गया। यहाँ पे अगर शेषफल कुछ बचता, गौर से समझिए आप, यहाँ पे अगर इतना में इससे भाग किए हैं, यहाँ पे अगर कुछ शेषफल आता तो हम उस शेषफल से 196 में भाग करते, लेकिन यहाँ पे शेषफल कुछ आया ही नहीं। जब शेषफल ही कुछ नहीं आया तो यानी कि हमारा HCF निकल गया है। HCF क्या होगा, यही पहला वाला जो 196 है, यही हमारा HCF होगा। अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको लिखने के लिए बोला जाए तो क्या होता है, यूक्लिड विभाजन से हम लोग लिख सकते हैं कितना कि यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R होता है, यही पता है ना आपको। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R और B से छोटा, यह लिखना जरूरी है एकदम। और उसके बाद देखिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, कितना है हमारा, A की जगह पर हमने लिया है 38,220, यही है। और B अब हमारा कितना है 196 है। तो भागफल कितना निकल के आया है, भागफल निकल के आया है 195, और शेषफल कितना आ गया है, ये पहली बार में ही 0 आ गया है। तो यही जो अंतिम वाला जो भाजक है, अंतिम वाला जो भाजक 196, यही तो हमारा HCF हो गया। क्या हो गया, HCF हमारा कितना आंसर आया 196। इस तरह आप बनाइएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। HCF यहाँ पे भी कितना है, ये पहली बार में ही 0 शेषफल आ गया 196। तो आप समझ गए। इसी के अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल करते हैं। थर्ड नंबर सवाल है हमारा कि 867 और 255, इसका HCF निकालना है। तो इसमें पहले देख लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें बड़ा कौन है, 867 बड़ा है, और 255 से इसमें दोनों का HCF निकालना है, छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, HCF तो बचपन से ही आप महत्तम समापवर्तक दूसरी तीसरी चौथी कक्षा में आपने सीखा होगा कि HCF कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, 255 से भाग करते किसमें, 867 में, यही भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये हो जाएगा आपका लगभग 250 के करीब है। तो 2 3 3 9, यही लगभग 3 बार में जाएगा। तो 5 3 15 हो गया, 5 3 15 1 16, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 7, कितना आया 765। इसमें से घटाते हैं कितना आया, 2 आएगा, 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया 1, 102 आया। हमारा कितना शेषफल आया, शेषफल 1। यहाँ पे तो अब कोई अंक बचा नहीं है और हमारा शेषफल आ गया। अगर आपको सिंपल भाग करने के लिए बोला जाता तो आप इसी तरह भाग करते, बोलते शेषफल 102 है। लेकिन हमें तब तक शेषफल से भाजक में भाग करते रहना है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 102 से भाग लगाएंगे कितना में, 255 में।
कितने बार में जाएगा, लगभग 2 बार में। तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2 हो गया। कितना आया घट के, 1 आएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0, 51 आया। फिर अभी तो शेषफल 0 आया नहीं है, फिर इस 51 से 102 में भाग करेंगे। 102 में थर्ड चरण, तीसरा चरण हम लोग कर रहे हैं। तो कितने बार, 2 बार में देखिए, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, हमारा शेषफल कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। यानी कि अब जो अंतिम वाला भाजक है, यही भाजक हमारा HCF है। तो HCF कितना हम लोग बोल सकते हैं, HCF हमारा आया निकल के, HCF 51 निकल के आया। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, इसे हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो दिखाना है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R और B से भाजक से छोटा R। तो इसको लिख लेते हैं। हमारा जो पहला चरण है, पहला चरण हमें क्या निकल के आया, पहला चरण था, हमने सबसे पहले क्या किया था, 867 में भाग दिया है हमने 255 से। ठीक इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है, नहीं तो आप यूक्लिड विभाजन से नहीं लिखेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। 255 गुने 3 और प्लस में 102 शेषफल है ना। दूसरा चरण हमने क्या किया है, दूसरी बार हमने भाग किया है। आपको इस तरह लिखना ही है, नहीं लिखोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको यूक्लिड रफ या काम रफ वर्क करना और इधर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लिख देना। 102 गुने 2 भागफल प्लस शेषफल कितना, 51। अभी थर्ड चरण जो है हमारा 102 में हमने फिर से भाग कितना किया है, 151 से भाग किया 102 में, और भागफल आया 2 और शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 आ गया तो यही जो 51 है हमारा अंतिम वाला जो भाजक है, यहीं से हमारा HCF हो जाएगा। HCF कितना हो गया, 51। यही आंसर है हमारा। यहाँ पे लिख भी सकते हैं पहला चरण या चरण फर्स्ट लिख सकते हैं, इस चरण सेकेंड लिख सकते हैं, चरण 2, चरण 3, इस तरह भी आप लिख दीजिएगा और अच्छा लगने लगेगा। तो इस तरह आपने HCF सीखा। कौन चीज़ से, भाग विधि से हम लोग इसको बोलते थे HCF निकालना, या इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने इस तरह इसको सजा दिया। तो आपको इसी तरह HCF निकालने हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का जो दूसरा सवाल है वह है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। आप नहीं समझे ना, चलिए हम बताते हैं पहले यह सवाल क्या कर रहा है। देखिए मान गए 15 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए विषम संख्या है। इसमें बोला अगर 6 से आप भाग कीजिएगा ना तो क्या तो शेषफल 1 आएगा, या तो शेषफल 3 आएगा, या शेषफल 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 दूना 12 हुआ, 2 और 6 दूना हम लोग क्या बोल, देखिए यहाँ पे 6 15 में भाग कर रहे तो 6 दूना 12 आया, शेषफल कितना आया, 3 आया कि नहीं आया ना। इसी को आपको विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से दिखाना है, यूक्लिड विभाजन से। तो क्या लिखेंगे आप, 6 गुने 2 और प्लस 3। बस इसी तरह अगर शेषफल 3 नहीं आएगा तो क्या तो शेषफल 5 आएगा या शेषफल 1 आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी विषम संख्या में 6 से भाग करें तो शेषफल 2 आ जाए, 4 आ जाए, यह नहीं हो सकता है। इसी को यहाँ पे सिद्ध करना है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सिद्ध करते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कोई, खूब गौर से आप देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आप इसको लिख भी लीजिएगा। माना कोई धनात्मक विषम, इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है, धनात्मक विषम पूर्णांक A है तथा ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला, ये तो हमको आ गया। B हम क्या ले, तो माना तथा B बराबर 6। क्यों 6 लिया, क्योंकि यहाँ पे 6 से भाग करने के लिए बोल रहा है, इसलिए हमने B बराबर 6 लिख लिया है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें क्या पता है कि A बराबर होता है BQ + R, यही होता है ना, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R और किससे, भाजक से छोटा, B से छोटा, यही होता है। लेकिन अभी हमने B बराबर क्या माना है, 6, तो इसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं A बराबर कितना, 6Q
प्लस आर। आर तो हमें अभी भी नहीं पता है ना, लेकिन अभी हमें आर पता चल गया है। आर क्या होगा पता है आपको? 6 से तो छोटा ही होगा भाजक से, तो हम लोग लिख सकते हैं 0 से बड़ा या बराबर आर, लेकिन बी यानी कि 6 से छोटा। तो आर आपका क्या क्या हो सकता है, गौर से समझिएगा। यहाँ पे 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा, तो आर क्या क्या हो सकता है? आर क्या तो आपका 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, 2 नहीं आएगा तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लेकिन 6, 7, 8 ये सब नहीं आएगा। 6 से तो छोटा ही होना है, तो आर इतना हमारा हो सकता है। तो एक एक करके हम लोग आर के जगह पर इसको एक एक करके 0, 1, 2 रख के देखते हैं क्या विषम संख्या आ रहा है या नहीं, ये विषम संख्या हो रहा है या नहीं। तो करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग r बराबर ले लेते हैं पहली बार 0, तो लेंगे तो क्या आएगा, a बराबर 6q आएगा। लेकिन 6q आपको नहीं लग रहा है कि ये सम संख्या है? इसमें तो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यह तो सम संख्या आ गया, सम संख्या है। तो इस तो हो नहीं सकता 0, r बराबर हम 0 ले नहीं सकते। r बराबर क्या हो सकता है, चलिए r बराबर 2 1 लेके देखते हैं। r बराबर 1 जब रखते हैं तो a बराबर क्या आ रहा है, a बराबर आ रहा है 6q + 1। यह क्या विषम सम संख्या है? नहीं, सम संख्या नहीं है, विषम ही संख्या है। तो यह एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। फिर अब r हम लोग r बराबर 2, इसी तरह आपको 5 तक रख के देखना है। r बराबर हम लोग 2 रख रहे हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q और प्लस में 2। यह बताइए 6q + 2 क्या 2 से पूरा पूरा भाग नहीं है? तो 6q + 2 में अगर 2 से भाग लग जाएगा, क्यों लग जाएगा? क्योंकि इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, 3q + 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, तो इसलिए क्या है, यह एक सम संख्या है। 6q + 1 सम संख्या क्यों है? आपको नहीं समझ में आया तो आप देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 3q + 1। इस तरह आप रिवीजन करने के भी लिख सकते हैं। तो क्या है, यह एक सम संख्या है, सम पूर्णांक है या सम संख्या है। कौन सा? ये वाला। अब r बराबर हम लोग रख के देखते हैं कितना, r बराबर हम लोग रख के देखते हैं 3। क्या आ रहा है हमारा a बराबर 6q + 3। आप तो कहेंगे सर यहाँ पे भी तो 3 कॉमन हो सकता है, यहाँ पे भी तो 3 कॉमन होगा, तो 3 दूनी 6, 2q + 1 हो जाएगा। लेकिन यह क्या सम संख्या है? किसी भी संख्या में 3 से भाग लग जाए तो विषम संख्या होता है, 2 से अगर इसमें भाग लगता है तब तो यह सम संख्या होता। तो यानी कि यह क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है या विषम संख्या। फिर r बराबर हम लोग रख के देखते हैं, r बराबर कितना, 4 रख के देखते हैं तो क्या आ रहा है, a बराबर आएगा 6q + 4। यह बताइए क्या इसमें इस 6q + 2 में 4 में 2 से भाग नहीं लग जाएगा? इसमें से 2 कॉमन हो सकता है, यानी कि 2 से इसमें भाग लग सकता है, तो यह तो सम संख्या हुआ, सम संख्या है। फिर r बराबर अंतिम में क्या दिया हुआ है, r बराबर 5 लिखा हुआ है, तो r बराबर 5 लिख के देख, यहाँ पे r बराबर 5 भी तो है ना r बराबर 5, तो r बराबर 5 रख के देखते हैं। r बराबर 5 जब रख रहे हैं तो a बराबर हमारा क्या आ रहा है, 6q + r। देखिए यहाँ पे r यही ना, a बराबर 6q + r, तो r बराबर हम 5 रख देते हैं। तो यह भी तो एक विषम संख्या आया। 6q + 5 क्या है, विषम संख्या है। क्यों विषम संख्या है? क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग सकता है, संख्या है, यही है। तो यह देखिए आप क्या क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6q तो यह एक सम संख्या है, यह विषम संख्या आया हमारा, एक विषम संख्या यह आया और एक विषम संख्या हमारा यह आया। यह तीनों किस रूप का है, 6q + 6, देखिए यहाँ पे 6q + 1, यहाँ पे 6q + 1 ही तो सिद्ध करने के लिए बोला था, या 6q + 3 या 6q + 3 है ना, और या 6q + 5, 6q + 5, 6q + 5, यही तो हमें सिद्ध करना था। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अब कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। इसको आपको नीचे यहाँ लिख देना है। तो इस तरह यह जो सवाल था हमारा 2 नंबर, यह सिद्ध हो गया। अब हम लोग सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर जो थर्ड है वह क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग कैसे जानेंगे? देखिए यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, गौर से समझिए। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि 616 सदस्यों की एक आर्मी आई है कहीं पे परेड करने के लिए, लेकिन इन 616 जो आर्मी आए हैं इनको इससे भी हेड आर्मी से सेना के पीछे मार्च करना है, जिनकी संख्या कितना है, मात्र 32 है। तो मतलब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए आर्मी वाले जो 32 है वो आगे आगे रहेंगे,
आगे आगे रहेंगे, और 616 जो ए लोग हैं, जो जिसकी संख्या ज़्यादा है, वो लोग पीछे पीछे रहेंगे। तो आपको यह बताना है कि स्तंभों की दोनों समूह समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताना है। कितने, मान गए 32 है तो इसमें मान गए 4 8 4 12 16 4 20 4 6 24 4 8 4 6 24 4 7 28 4 8 32, 8 लाइन में चले लोग या 7 लाइन में चलेंगे। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि कितना भी लाइन में रख दो, 6 लाइन में, 5 लाइन में ही रख दो, लेकिन 5 लाइन में जब आप 616 सैनिकों को, इसमें देखिए इसमें क्या 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा? 616 में नहीं लगेगा, 6 से भाग लगा के देखेंगे, हो सकता है 6 से हो जाए भी जाए। तो आपको यही चेक करके बताना है कि कितनी पंक्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाए कि मतलब पूरा लाइन बराबर बराबर भी हो। मान गए इसमें 20 आर्मी हो रहे हैं तो इसमें भी 20 हो, इसमें भी 20 हो, इसमें भी 20 हो, इसमें भी 20 हो, सब में 20-20, ऐसा नहीं कि एक में 19 हो जाए। तो आपको वही बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों का HCF निकालेंगे। HCF जब निकालेंगे ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वह संख्या निकल के आ जाएगी जो HCF होगा वही। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। क्या है इसमें, हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग विधि से बना सकते हैं या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी। यहाँ पे कोई सवाल में लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 32 से, यहाँ पे 616 बड़ा है कितना से, 32 से, 32 से, तो 32 से भाग करते हैं हम लोग कितना में, 616 में। 616 में भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार में आएगा हमारा 32। कितना हुआ, एक में से 2 नहीं गया, 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया, 9 10 11 9 हुआ, 3 2 5 2 आया। यहाँ पे फिर वहाँ ऊपर से 6 उतर जाएगा। यह कितना है, 296 है, लगभग 300 के करीब है। तो वहीं 9 बार हमको लग रहा है पूरा हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 9 3 27, एक 9 दूनी 18 का हाथ में 1 हो गया, और या 9 3 27 एक 28 हुआ, यही हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए घटाएंगे, 8 दूनी 16 और 0 और 0। अब यहाँ पे फिर अब देखिए हम लोगों ने क्या HCF कैसे निकालते हैं, तो पूरा पूरा भाग हो गया, लेकिन भाग से तो हमारा काम चलेगा नहीं। अभी जो हमारा, जब तक हर हमारा जीरो, हर बोला है, जब तक शेषफल हमारा 0 नहीं आ जाए, तो फिर इसमें भाजक में भाग लगाएंगे 32 में, 8 चौक 32, यही हुआ। अब हमारा देखिए शेषफल 0 आ गया है, तो यही 8 जो है हमारा क्या है, HCF है। HCF कितना है, 8 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितना, बताइए, 8। यही 8 स्तंभों में उन लोग को चलना पड़ेगा। 8 ऐसे 8 स्तंभ होंगी, 8 चौक 32, यानी कि सभी स्तंभ में 4-4 सैनिक आगे आगे रहेंगे, और उसके पीछे 616 सैनिकों को में 8 से पूरा पूरा, इसमें 616 में अब 8 से पूरा पूरा भाग लगा के देखिए, इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, उतने सैनिक इस सभी पंक्तियों में आ जाएंगे। तो यह हुआ हमारा सवाल नंबर 3। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 4 को करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी शायरी है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। बच्चों, कामयाबी किस्मत से नहीं बल्कि इरादों से मिलती है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग करते हैं। यह सवाल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इतना 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आपको सवाल नहीं समझ में आएगा, मैं इस सवाल को समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम लोग ले लेते हैं, मान गए 4। बोला है इसका वर्ग करने पर, इसका जो वर्ग आएगा कितना आएगा, 16 आएगा। बोला है इसका वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m के रूप का होता है। बोला है कि अगर इसको हम 3 से भाग करेंगे तो क्या तो शेषफल 0 आएगा या तो शेषफल 1 आएगा। तो भाग करके देखते हो कितना होगा, 3 × 5 5 15, शेषफल कितना आया, 1 आया ना। इसी को तो बोला है 3m+1 के रूप का होता है, या तो शेषफल 0 होगा। करके देखिए यहाँ पे, मान गए आप करते हैं हम लोग कितना का, 5 नहीं 4, मान गए किसी का भी करते हैं, मान गए 3 का ही करते हैं, तो 3 का स्क्वायर करने पर 3 से भाग करते तो कितना आएगा, 3 तिहाई 9 आएगा। 9 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आया, 3 आया। 3 × 3+0, यानी कि सिर्फ इसको हम लोग लिख सकते हैं 3m, इसी के रूप का तो बोल रहा है। यही यह सवाल कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसको हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दर्शाना है। तो चलिए इस सवाल को करते हैं हम लोग। ये सवाल सबसे पहले आपको क्या पता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a = bq + r। उससे पहले हम लोग कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक
इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है, इसलिए आप इसको जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखिए गौर से। यह माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 3। मैंने b बराबर 3 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे भाजक जो है वह 3 दिया हुआ है, इसलिए हमने b बराबर 3 लिया। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या पता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यही होता है ना, वही बचपन वाली भाग जो हमने जान रहा है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो जीरो आर क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे b बराबर 3 मान रखा है, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि a बराबर 3q प्लस आर। आर तो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन अब पता चल गया है, क्योंकि आर हमारा भाजक से छोटा होगा, 3 से छोटा ही होगा। तो अब आर क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा या बराबर तो आर होगा, लेकिन 3 से छोटा ही होगा। तो आर क्या क्या हो सकता है? आर या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्या 3 भी हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 से छोटा ही आर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे 3q प्लस 1 प्लस आर लिखा है, वो तो आर की जगह पर एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, और इसका स्क्वायर करके देखेंगे कि क्या वह 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आ रहा है या नहीं। तो चलिए इसको करके देखते हैं। आर बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं? आर बराबर 0 लेने पर, आर बराबर 0 लेने पर हमारा क्या होगा? ए बराबर क्या आ जाएगा? 3q आ जाएगा, 3q आ जाएगा, यही आएगा ना। इसका स्क्वायर करना है अब हमको। ए का स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3 3 9 q का स्क्वायर आएगा। तो बताइए, इसको हम लोग इस तरह नहीं लिख सकते? 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन ले गया इसको। अब बताइए, अब हम लोग 3q के स्क्वायर को क्या कुछ मान सकते हैं? तो m मान लेते हैं। माना 3q स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर बराबर m, 3q स्क्वायर बराबर हमने m ले लिया, तो क्या लिख सकते हैं? 3m लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। तो बस देखिए, ये 3m के रूप का आ गया। इसी तरह r बराबर 1 करके देखना है और r बराबर 2 करके देखना है। तो r बराबर हम लोग लेते हैं, r बराबर 1 लेने पर, 1 लेने पर क्या आएगा? देखिएगा, आप गौर से देखिएगा। r बराबर 1 लेने पर आएगा 3q, यहाँ पे देखिए 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1 होगा। अब फिर जब इसका स्क्वायर किया जाएगा, a का स्क्वायर, अब यहाँ पे लिख देते हैं, a का स्क्वायर करने पर क्या होगा? 3q प्लस 1 का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं कि नहीं? जानते होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो 3 3 9 q स्क्वायर होगा, प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2ab। 2ab यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे 2ab यही है। तो इसको एक बार और लिख लेते हैं, 9q का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 दूनी 6, 6q लिख सकते हैं। अब बताइए, क्या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए 9q स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, 9q स्क्वायर को हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर 6q लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं। यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, इस दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं? क्योंकि हमको 3m प्लस 1 के रूप का चेक करना है, आ रहा है कि नहीं। तो इसको करते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3 3 9 q का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 2q यहाँ पे हो जाएगा। हमने यहाँ पे q भी कॉमन क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया, यहाँ पे q भी तो कॉमन ले सकते थे, इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमको 3m प्लस 1 के रूप के मिलाना है, इसलिए नहीं लिया, और प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q को m मान लेते हैं। माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर 1 बराबर m ले लेंगे, तो यह कितना हो जाएगा? यह जो हमारा इस तो माना है हमने, तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, गौर से देखिएगा, यहाँ पे 3m, इसको तो हमने m मान लिया है, तो प्लस 1 लिख सकते हैं, यही है ना। तो 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। अब हम लोग a बराबर 3q प्लस r में r के जगह पर 2 रख के देखते हैं। तो r बराबर कितना ले लेते हैं? r बराबर जब 2 ले रहे हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 3q और प्लस 2, यही हो जाएगा ना। अब इसका तो हमें स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर और 3q प्लस 2 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता होगा क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 3 3 9q स्क्वायर प्लस 2ab
2 गुने 3q प्लस 2 यही हुआ, और प्लस 20 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, हो गया ना। 9q स्क्वायर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 प्लस 12q और प्लस 4। अब यहाँ से हमको तो लाना है 3q प्लस 1 के रूप का। क्या लाना है? 3q प्लस 3m प्लस 1 के रूप का लाना है। तो यह बताइए यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं सर, आप यही बोलेंगे ना। तो 3 3 9 3q का स्क्वायर और 3 चौके 12 4q और प्लस में यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे भी तो हम लोग यह जो 4 लिखा हुआ है, इस 4 को इस तरह नहीं लिख सकते थे हम लोग। 3 प्लस 1 कैसे, यहाँ पे देख लीजिए एक बार और इसको लिख लेते हैं। 3q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 भी कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या 1 बच जाएगा, 1 ही बचेगा ना। और यहाँ पे 1 तो इस 1 में से तो कॉमन ले नहीं सकते, तो इस 1 को बाहर ही रखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 3q स्क्वायर प्लस 4q यहाँ पे है प्लस 1 है, इसके बराबर में m लेने पर है ना, क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे आ जाएगा 3m और प्लस 1। यह भी तो उसी रूप का आया, 3m प्लस 1 के रूप का। यही तो हमको सिद्ध करना था। तो यह हमारा सवाल पूरा हो गया कि यूक्लिड विभाजन जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए यहाँ पे जो जब हमने r बराबर 0 लिया तो यहाँ पे 3m आया, जब r बराबर 1 लिया तो 3m प्लस 1 के रूप का आ गया, और जब r बराबर 2 लिया तब भी हमारा 3m प्लस 1 का रूप का हुआ। इस तरह यह सवाल पूरा हल हुआ। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 5 को करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। एक छोटी सी शायरी है कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और या 9m प्लस 1 की या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आपको सवाल नहीं समझ में आया होगा, मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला, कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं हम, कोई भी छोटा सा ही कोई 3 ले लेते हैं। 3 का जब क्यूब किया जाए, क्यूब यानी कि बोला है घन करने पर, क्यूब करने पर यह बोला है तो या तो 9m का आएगा या 9m प्लस 1 के रूप का आएगा। तो या 3 3 9 3 कितना होता है? 27 होता है। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो यही यहाँ पे 3 को यहाँ पे m मान लिया है तो 9m हो गया, हुआ ना। तो यही यहाँ पे सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, यह दर्शाने के लिए बोला है। तो हम लोग किस चीज़ से दर्शाएंगे? हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दर्शाएंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है तो धनात्मक पूर्णांक हम लोग मान लेते हैं। माना कोई, इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है, इसलिए आप इसको गौर से देखिए। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर हम लोग कितना ले लेते? 3 ले लेते हैं। क्यों 3 ले रहे हैं? क्योंकि अगर 9 लेंगे तो हम लोग का जो शेषफल होगा, जो r होगा, वह बहुत लंबा हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे b बराबर 3 ले रहे हैं, समझे? तो b बराबर 3 ले लिया। क्यों? 3 से ही 9 से भाग करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी आसानी हुई सवाल को हल करने में। तो b बराबर, तो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि a बराबर होता है bq प्लस r, यही होता है ना। a बराबर bq प्लस r। r यहाँ पे क्या होता है? r हमेशा 0 से बड़ा तो होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है, यही होता है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, b के तो हमको पता है, b बराबर हमको 3 लेना है। b बराबर 3 रख के देखते हैं क्या होगा। a बराबर 3q प्लस r हो जाएगा। r क्या क्या हो सकता है? अब r हमारा क्या 0, r तो 3 से अब छोटा ही होगा। 3 से छोटा होगा तो r क्या क्या हो सकता है? r बराबर हो सकता है क्या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। क्या 3 भी हो सकता है? नहीं हो सकता। r हमारा हमेशा भाजक से छोटा ही होता है, 3 से छोटा होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से 0 1 2 को यहाँ पे r की जगह पर रखेंगे और इसका क्यूब करेंगे, यानी कि घन करेंगे, और देखेंगे क्या वह घन करने के बाद वह संख्या 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का आ रहा है कि नहीं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। r बराबर सबसे पहले 0 रखते हैं। r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर हमारा क्या हो जाएगा? a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा 3q, यही आ जाएगा ना। r बराबर तो 0 है,
तो 0 प्लस में रखेंगे तो इसका कुछ मान बढ़ेगा नहीं, तो 3 क्यू ही रहेगा। अब इसका क्यूब करते घन करते हैं तो घन करने पे 3 क्यू का घन करेंगे तो क्या आएगा, 9 3 3 3 9 9 3 27 क्यूब का यहाँ पे क्यूब का घन हो जाएगा, है ना, यही आएगा ना इसका क्यूब करने पर। तो यह आया। यह बताइए क्या इसको हम लोग 9 से इस तरह लिख सकते हैं कि 9 3 27 3 इंटू क्यू का घन, यही है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 क्यू का जो पे पावर 3 है इसको हम लोग m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। 3 क्यू प्लस 3 बराबर m लेने पर हम लोग लिख सकते हैं 9m लिख सकते हैं, क्योंकि इसको तो हमने m मान लिया। क्यों m माना, क्योंकि हमको इस तरह का रूप का दर्शाना था, इसलिए हमने m माना यहाँ पे। तो m हो गया यहाँ पे, तो 9m का हो गया। एक तो हो गया। r बराबर अब 2 रख के देखते हैं। r बराबर हम लोग क्या रख के देखते हैं, r बराबर 2 नहीं 1 लेने पर देखते हैं क्या आ रहा है। r बराबर 1 लेने पर क्या आएगा, a बराबर 3 क्यू प्लस 1 है, तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 क्यू और प्लस 1 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो a अब देखिए 3 क्यू प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अब a का क्यूब किया जाए, a का जब क्यूब किया जाएगा तो यहाँ पे 3 क्यू प्लस 1 का भी तो होल क्यूब किया जाएगा। यह बताइए क्या a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है, 9th क्लास में पढ़नी थी, आपको तो पता होगा या नहीं होगा। चलिए जानते हैं क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना। या इसी को इस तरह भी लिखते हैं a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, क्यों, क्योंकि इसका गुना हो गया, और प्लस 3ab स्क्वायर, एक बार इसमें गुना हो गया 3ab स्क्वायर, इस तरह। तो यह हुआ a प्लस बी का होल क्यूब। उसी को यहाँ पे करना है, तो करते हैं। कैसे करेंगे, 3 क्यू का होल स्क्वायर करेंगे। 3 लिख देते हैं आपको स्पष्ट समझने के लिए। a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी 3 क्यू प्लस 1, यही है। तो यहाँ पे क्या 9 3 3 9 3 27 की क्यू का घन हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 3 9 और 9 3 27 यहाँ पे हो जाएगा। इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे गुना कर लेते हैं, तो 27 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 9 क्यू हो जाएगा। अब हमको इसको जो आया है हमारा ए क्यू का, यहाँ पे 3 क्यू प्लस 1 का घन करने पर इसको हमको लाना है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का। कैसे आएगा यह, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको एक साथ लिख लेते हैं, जिसमें से कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पे 9 कॉमन हो सकता है, तो 9 को कॉमन ले लेते हैं। 9 3 27 क्यू का घन हो जाएगा, और यहाँ पे भी वही हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 9 एकम, यानी यहाँ पे केवल क्यू बचेगा प्लस 1। यह बताइए क्या अब हम जो जितना भी यहाँ पे संख्या आया है 3 क्यू का घन 3 क्यू स्क्वायर, इसको हम m मान लेते हैं। m मान लेंगे तो ये 9m प्लस 1 का रूप का हो जाएगा। तो कैसे मानेंगे, 3 क्यू का घन प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू बराबर हम लोग m मान लेते हैं, m लेने पर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9m प्लस 1, यही तो सिद्ध करना था। 9m प्लस 1 भी दर्शाना था, तो 9m प्लस 1 भी आ गया। अब एक और है कि 9m प्लस 8 के रूप का दर्शाना है, तो अभी हमारा r बराबर 2 भी तो बाकी है, इसको करते हैं। r बराबर 2 लेने पर, r बराबर हम लोग क्या लेना है, r बराबर 2 लेने पर। इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है पूरे डिटेल्स में। r बराबर जब हम लोग 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a बराबर जो a बराबर 3 क्यू r लिखा हुआ है, a बराबर 3 क्यू प्लस r के जगह पर हम लोग 2 लिख देते हैं। अब इसका घन करते हैं, a क्यू बराबर लिखते हैं 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यू। यह बताइए a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, आपको तो पता है। अब a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab 3a और b इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना। तो इसको पूरा हल करना पड़ेगा अभी। तो 3 तिहाई 9 3 27 का क्यू हो जाएगा, घन हो जाएगा, और यहाँ पे 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 तिहाई 9, गौर से देखिएगा, 3 तिहाई 9 9 दूनी 18 18 3 54, देखिए यहाँ पे 3 तिहाई 9 9 दूनी 18 18 3 54 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 क्यू है। और यहाँ पे फिर 3 तिहाई 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 क्यू हो जाएगा।
अब बताइए यहाँ पे क्या क्या कॉमन हो सकता है। हमको तो लाना है 9m + 8 के रूप का, अब 9m + 8 के ही रूप का तो लाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस जो यह 3 जो संख्या है, 3 जो पद है, इसको एक साथ लिख लेते हैं। 27q का घन और प्लस 54q का स्क्वायर और प्लस 36q और यहाँ पे 8 को अलग कर देते हैं। अब यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं कि सब में से, कि नहीं ले सकते हैं। क्यों 9 ही क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमको 9m + 1 के रूप का दर्शाना है, इसलिए। यहाँ पे q भी तो कॉमन ले सकते थे, लेकिन q नहीं लेंगे। 9 × 3 = 27q का घन और प्लस 9 × 6 = 54q का स्क्वायर और 9 × 4 = 36q + 8। यह बताइए, अब इसको हम लोग m मान लेंगे। हम लोग अगर इसको m मान लेंगे तो ये पूरी जो संख्या है 9m + 8 का रूप का आ जाएगा कि नहीं। तो इसको हम लोग m मान लेते हैं। 3q का घन प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q = m ले लेते हैं। यह थोड़ी लंबी सवाल थी, लेकिन आपको पैसेंस के साथ अगर समझिएगा तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे 9m और प्लस 8 आ गया। तो इस तरह हम लोग यह प्रूव कर दिए कि नहीं कि यूक्लिड विभाजन की कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 का रूप का। तो देखिए जब हमने 0 लिया है r बराबर, तो क्या आया है, 9m का रूप का आया है। क्या आया है, 9m का रूप का आया है, यही आया है ना। जब r बराबर 1 लिया तो 9m + 1 का रूप का आया है, और फिर जब r बराबर हमने 2 लिया तो 9m + 8 का रूप का। इस तरह हमने प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को हल कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।